नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि राज्य में जंगल राज आ गया है। 1990 में लालू के राज में बिहार की जो हालत थी, आज वही स्थिति झारखंड की है। पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जुटी हुई है। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजापुर और छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाओं का उदाहरण देकर बीजेपी पर जवाबी हमला किया। झारखंड जंगल राज की स्थिति में आ गया है। जिस तरीके से 90 के दशक में लालू यादव की सरकार में जंगल राज पूरे संयुक्त बिहार में स्थापित हो चुका था, आज वही स्थिति, चूंकि उसी की पार्टी के समर्थन से आज हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह सरकार लालू यादव के मार्गदर्शन से चल रही है, इसीलिए आज आपराधिक तत्व और नक्सलियां आज चरम पे, उत्कर्ष पे अपना तांडव नाच दिखा रहे हैं वो, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे जांबाज पुलिस पदाधिकारी हैं और वो हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं, परंतु जो आरोप लगाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनसे पूछिए क्या कुछ हुआ कल बीजापुर में, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, वहां किसका शासन है। आप उनसे पूछिए कौन पत्रकार बंधु को आज मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ की घटना है, पूरा देश आंदोलित है, उस पर इनका मुंह में फेविकॉल जम जाता है। बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी आयोजन कर पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर भी कई सवाल उठाए। आयोजन सरकारी पैसे पर आयोजन है, तो इसलिए मैं जेएमएम और कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि ये सरकार के पैसे पे बुलाई गई भीड़ है। आपको अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो स्थिति बहुत भयावह है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाने पे पता चलेगा कि वृद्धा पेंशन बूढ़ी औरतों का, बूढ़े लोगों का कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति का पैसा बच्चों के लिए नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ हरा कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसे चीजें हैं जो मैया सम्मान योजना के साथ यदि ग्रामीणों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि ये चुनावी मुद्दा जेएमएम और कांग्रेस का था, इसलिए आज वो वितरित कर रहे हैं। राज्य में चुनावी वादों के बाद सिलेंडर की कीमतों पर सियासत जारी है। जेएमएम ने जल्द वादे पूरे करने की बात कही, वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के वादे को महज जुमला बताया। 450 रुपए में सिलेंडर भी देंगे, बहुत जल्द देंगे, इंतजार करें। अभी तो मात्र 2-3 महीने हुए हैं सरकार को। हम अपने वादों को पूरा करने की काम करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते। और 450 रुपये के सिलेंडर जब तक नहीं करते हैं, अभी तो हम लोगों ने 2500 रुपया हर महिला को दे दिया, सिलेंडर खरीद लेंगी महिलाएं उसी से। आगे चलकर और राहत ये सरकार पहुंचाएगी। देखिए, 450 देने का वादा किया, आज राज्य की जनता ने उनको इन वादा के अनुरूप अपने वोट देने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जब राज्य की जनता पूछ रही है कि 450 में मेरा गैस सिलेंडर का क्या हुआ, तो कभी मुख्यमंत्री बहाना बना रहे, कभी मंत्री बहाना बना रहे हैं। अब इन लोगों में काफी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये 5 सालों में भी ये 450 रुपया गैस सिलेंडर देने का वादा किए थे, उनको राज्य की जनता को सौगात दे पाएंगे। ये कुल मिलाकर एक चुनावी जुमला था इन लोगों के लिए। हेमंत सरकार ने चुनावी वादों में किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने 2400 रुपए ही निर्धारित किए हैं। बीजेपी ने इसे वादा खिलाफी करार देते हुए विरोध जताया है। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार अपने वादे से पीछे नहीं हटी है, बीजेपी क्यों परेशान हो रही है। जिस तरह से पिछले 5 साल जनादेश का अपमान किया, उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा, बेरोजगारी भत्ता का वादा देकर आए, वो 5 साल वो चुनावी जुमला साबित हुआ। देखिए, ये सरकार जनादेश का अपमान करती है। आप देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने प्रति क्विंटल 3200 रुपया धान क्रय मूल्य का इन्होंने वादा किया था, अब वास्तविक स्थिति क्या है? अब 2400 रुपया मात्र किसानों को दी जा रही है प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह हेमंत सोरेन जी की सरकार और इंडी गठबंधन की सरकार, ये सिर्फ वोट के लाभ लेने के लिए ये बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वादे करते हैं। जब जनता चुनकर भेजती है तो ये जनता के विश्वास का विश्वासघात करती है, जनता के जनादेश का अपमान करती है। ये इनके फितरत में है। कुछ प्रक्रिया होते हैं, कुछ समय लगता है। मैं अपने कार्यकाल में ही इसे पूरा करूंगा, ये हमारा वादा है। 5 साल का जनादेश है,
लेकिन बेचैन और व्याकुल क्यों है विपक्ष के लोग? भूल गए क्या? याद नहीं है क्या कुछ हो रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर? क्या कुछ हो रहा है पंजाब और हरियाणा में? 700 किसानों की हत्यारी ये सरकार और उसके नुमाइंदे और कारिंदे इस तरह की भाषा बोलते हैं। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद ने राज्य सरकार के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए राह दिखा रही है। सीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलायन रोकने को लेकर भी योजना बना रहे हैं। जी का जो स्पष्ट सोच, क्लियर सोच है कि हमारा झारखंड के लोग बाहर पलायन नहीं करें, हम किस तरह से यहाँ रोजगार फैला सकते हैं, बाहर से बड़ी बड़ी एजेंसियों को कैसे ला सकते हैं, उनको कहाँ कठिनाइयाँ हैं, जो पहले लगा हुआ था उद्योग यहाँ वो छोड़ के क्यों भाग रहा है, उसके साथ क्या समस्या है, उसको कैसे हम सुलझा सकते हैं, उसको कैसे सुविधा दे सकते हैं, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, बातें हो रही है। सारे फाइल को भी हम लोग मजबूती से देख रहे हैं और सारी चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं और राजहित में हम लोग जो है यहाँ पे काम करेंगे कि हमारे राज्य के लोग बाहर ना जाए, उसको जो बेहतर सुविधा हम क्या दे सकते हैं, कैसे उसको बागदारी मिल सकता है, और जो बड़ी बड़ी विदेशों की कंपनियां हैं, देश की कंपनियां हैं, जो राज्य की भी कंपनियां जो यहाँ काम करना चाहता है, उसको बेहतर सुविधा हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रदेश बीजेपी के कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा था। संगठन में इन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि संगठन में जिम्मेदारी तय करना आला कमान का काम है। साथ ही हार के कई फैक्टर होने की भी बात कही। इस संगठन के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने, और पार्टी जो जिम्मेवारी जिसको भी देना चाहती है वो देगी। इसमें अपना कोई चूज एंड पिक वाला विषय नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के सभी फैसलों के साथ, सभी निर्णयों के साथ और पार्टी के सभी निर्देशों को पूरा करना एक सिपाही के रूप में हमारी जिम्मेवारी, जिसको हम लोग पूरा करेंगे। नहीं, देखिए कई फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। और इसमें समीक्षात्मक बैठकें भी हुई थी, पार्टी के अंदर भी बहुत सब बात हुई थी। एक फैक्टर होता तो उसको पिन पॉइंट किया जा सकता, कई छोटे छोटे माइन्यूट फैक्टर्स हैं जो कि बड़ा फैक्टर बना देती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर संगठन की नज़र है, पार्टी की नज़र है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए उसको लेकर भी पार्टी चिंतित है। 11 जनवरी से बीजेपी के संविधान गौरव अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लगातार संविधान पर हमला करती आई है, ऐसे में संविधान गौरव अभियान जैसी बात अच्छी नहीं लगती है। जेएमएम के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बचा नहीं है, उनके जितने फूके हुए कारतूस है, जो आउटडेटेड नेता है, उनके मुंह से इस तरह की बातें कल देख रहे थे। अमर बावरी जी कुछ बोल रहे थे। संविधान की बातें उनके मुंह से कहीं से शोभा नहीं देती हैं। संविधान बदलने का नारा देने वाली पार्टी, संविधान बदलने के बयान इनके कई एक जिम्मेवार नेताओं ने दिया। जो कांग्रेस पार्टी हमेशा नेहरू परिवार को छोड़ करके देश में किसी को सम्मान नहीं दिया, उस पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कांग्रेस पार्टी झारखंड विरोधी पार्टी भी रही है, उनके साथ सरकार चला रही है। उन्हें संविधान पर और बाबा साहब अंबेडकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा 2 दिनों के प्रवास पर देवघर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इस बार कांग्रेस ने किसी तरह अपने लोकसभा सदस्य की सीटों में बढ़ोतरी की है, लेकिन इसके बावजूद भी पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के नेताओं की कोई वजूद नहीं है। Congress is strong enough to have the leadership. और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां देश में एचएमपीवी के केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण को लेकर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर अलर्ट कर दिया गया है। सीएचसी और पीएचसी में एचएमपीवी संक्रमण मरीज के लिए अलग से बेड व्यवस्था की गई है। संक्रमण से बचने के लिए सभी को मास्क और सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करने की अपील की गई है।
हर प्रभारी को बोला जाएगा 5 बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था। बाकी इसका तो सिम्टोमेटिक इलाज है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भरपूर रखेंगे हम लोग। यहाँ भी सदर अस्पताल में 10 बेड उन लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगे जब तक ये है ये वायरस। तो सिमडेगा की जनता से अपील है, घबराना नहीं है। और जो पहले था कि हैंड वॉश करना है कम से कम 20 सेकेंड तक, उसके बाद भीड़ भाड़ वाले जगह में न जाए, छींकते हैं खांसते हैं तो उसका ध्यान रखें। तो ये सब है। आप लोग के से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जनता में इस मारे ये मैसेज जाए कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग दरअसल भारत सहित पूरे दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भी चीन से ही आया था और एचएमपी वायरस भी चीन से ही आया है। अब देखिए, एचएमपी वायरस को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि इसके लक्षण क्या है, क्या कोरोना की तरह दुनिया में ये फैल सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है। तो यह एक आरएनए वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है और इसमें खांसी या गले में घरघराहट होती है, इसमें नाक बहती है या गले में खराश की दिक्कत आती है। ये ठंड के मौसम में ज्यादा जोखिम पैदा करता है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे फैलता है, तो आइए वो भी बताते हैं। एचएमपी वायरस खांसने और छींकने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी फैलता है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस की तकलीफ और बॉडी पर रैशेज आ जाते हैं। अब एचएमपीवी के लक्षण 3 से 5 दिनों में दिख जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं और इसके साथ साथ कैसे आपको बचना है इसके लिए भी जरूरी है। और रांची से इस बीच बड़ी खबर है, जहां समान काम के बदले समान वेतन मामले में होमगार्ड जवानों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के खबर है। सशरीर उपस्थित डीजीपी अनुराग गुप्ता हुए हैं। तो समान काम के बदले ये समान मामला, डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा भी उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को ड्रॉप करते हुए टिप्पणी की। राज्य सरकार ने मामले में अपील करने का निर्णय लिया, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कल भी हुई थी और इस मामले में कल जो डीजीपी जो उपस्थित नहीं हुए थे, कोर्ट की एक तल्ख जो मौखिक टिप्पणी आई थी, उन्हें कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के किसी भी आदेश को हल्के में न लिया जाए। तो आज फिर इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता और डीजी होमगार्ड जो अनिल पाल्टा दोनों कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे। और दरअसल ये एक मामला क्या था कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो होमगार्ड जवानों को भी समान काम के बदले समान वेतन की बात थी। तो कोर्ट का एक पूर्व में भी आदेश था जिसमें कोर्ट ने बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का आदेश दिया था। तो जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोर्ट यानी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ही हाईकोर्ट में अपील की गई है। तो आज महाधिवक्ता की ओर से पूर्व में कोर्ट में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार इस फैसले को लेकर जो कोर्ट का पूर्व का आदेश था उसको लेकर अपील में गई है। जिसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि ये मामला अपील में चला गया है, इसलिए अब इस मामले में जो भी पूर्व में जो बढ़े हुए वेतन का आदेश था वो वर्तमान में तो जारी रहेगा, लेकिन अब कोई जो बाद में जो फैसला आता है उस पर यह चीज लागू होगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और खबर सिमडेगा से, जहां जंगली हाथी ने उत्पात मचाया है। हाथी ने 2 ग्रामीण के घर तोड़े। घटना बागजोर प्रखंड के सचबहार की है। हाथी के उत्पात से ग्रामीण दहशत में है। सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य ने घटनास्थल का दौरा किया और वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। तो हाथी ने 2 ग्रामीण के घर तोड़ दिए। लगातार हाथियों का जो उत्पात है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए और देखिए कैसे हाथी यहां घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं फसलों की बर्बादी हो रही है तो कहीं घर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और लोगों को भी ये हाथी कुचल रहे हैं। धनबाद में बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियां अपने अपने कर्मियों पर फायर एरिया में काम करने का दबाव डाल रही है, जिससे कई कर्मचारियों की जान जा रही है। बीसीसीएल के हिलटॉप राइज आउटसोर्सिंग में ओबी हटाने के दौरान मुन्ना चौहान झुलस गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए कर्मचारियों ने शव को कंपनी परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा ने मृतक के परिवार को नौकरी और 4 बेटियों को 25-25 लाख रुपए की मांग करते हुए कंपनी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया
तो वे बीसीसीएल के सभी इकाइयों का चक्का जाम करेंगे। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जनवरी से 4000 मेगावाट क्षमता वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। पहले फेज के तहत पहले यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया, जबकि अगले 3 यूनिट से 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। दूसरे फेज में 2 यूनिट में 1600 मेगावाट उत्पादन की योजना है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली का 85% झारखंड सरकार को और 15% केंद्र को बेचा जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पतरातू क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। के तहत हमारी पहले फेज में हम 800 मेगावाट की 3 यूनिट को लगा रहे हैं, जिसकी पहली यूनिट हम जनवरी के महीने में ही उसको सिंक्रोनाइज करेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम उसका कॉमर्शियल डिक्लेरेशन करके पूरी तरीके से बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे। हम यहाँ पे हमारे ये पूरा जो पहला फेज है 2400 मेगावाट का, उसके 85% बिजली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को हमें देनी है, बाकी 15% हमारा सेंट्रल जो कोटा होता है। पतरातू के बहुप्रतीक्षित PBUNL सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर से इसी जनवरी माह से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ PBUNL गेट पतरातू के समय। आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य को। पहले फेज में यहाँ से कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होना है, लेकिन पहली यूनिट से कुल 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। अब बताया गया कि इसी फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर कॉमर्शियल डिक्लेरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए लातेहार का बन्ना कोल माइन से कोयला यहाँ पर आएगा, जो 250 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का कोल माइंस है। यहाँ पर PBUNL के CEO ने बताया कि यहाँ पर जब बिजली का उत्पादन होगा तो झारखंड सरकार कुल 85% बिजली खरीदेगी, जबकि 15% जो है केंद्र को ये बिजली बेची जाएगी। अगले जो चरण है उसमें कुल यहाँ से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है, लेकिन पहले फेज में जो है यहाँ पर कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बिजली उत्पादन शुरू होने वाला है और यहाँ के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। यहाँ हम लोग स्थानीय लोग जो भी है उस सबको अभी भी बहुत फ़ायदा है। बिजली उत्पादन का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। सिमडेगा में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही है, जिससे जिले के गरीब आदिवासी लोग स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं। यहाँ 118 डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 32 डॉक्टर ही कार्यरत है, जिससे अस्पताल में सुविधाएं होते हुए भी लोग ठीक से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। सिविल सर्जन ने डॉक्टरों की कमी स्वीकार की है। सरकार आदिवासी कल्याण की बात करती है, लेकिन सिमडेगा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिससे लोग इलाज के अभाव में जान गंवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने कार्य बल पर लोगों को सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, लोग यहाँ से लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर की कमी हम लोगों ने महसूस नहीं होने दिया यहाँ की जनता को। और जितने भी तरह की जो सेवाएं हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, ANC है, फिर OPD है, फिर जनरल सर्जरी है, मेरे पास हड्डी के डॉक्टर हैं, बच्चे का डॉक्टर है, SNCU मेरा अच्छा से चल रहा है। तो ये यहाँ की जनता को ये सब कमी हम लोग महसूस नहीं होने दी। और रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पतरातू पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा है। अमन श्रीवास्तव गिरोह के अपराधी हैं। लेवी की मांग को लेकर के फायरिंग की थी। पिस्टल, 2 जिंदा गोली, मोबाइल बरामद किया गया है। अमन श्रीवास्तव जेल से ये गिरोह चला रहा है। तो अमन श्रीवास्तव गिरोह के अपराधी जिनके ऊपर शिकंजा कसा है, लेवी की मांग को लेकर के फायरिंग की गई थी और इस मामले में कार्रवाई हुई है। बता दें कि पिस्टल, 2 गोली और मोबाइल भी बरामद किया गया है। बोकारो के IMA हॉल में स्वास्थ्य विभाग के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय उपनिदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने की। बैठक में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा जिले के सिविल सर्जन ने हिस्सा लिया। बैठक में अस्पतालों के उन्नयन, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और मानव संसाधनों के सही उपयोग पर जोर दिया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने सामुदायिक स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कि हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि जो SWC आर्म सेंटर है उसको सशक्त और सक्षम बनाया जाए
और उसमें CHO ट्रेंड हो, सही तरीके से काम करे, एक्सपेंडेड पैकेज और सर्विसेज जो भी है और वो संचालित हो और समय उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाए। हजारीबाग का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां सखुआ के पेड़ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सखुआ के पत्ते ग्रामीणों के लिए रोजगार का स्रोत बने हैं, जिन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। महिलाएं इन पत्तों को तोड़कर बंडल बनाकर बेचती हैं या पत्तल और दोना तैयार करती हैं। यह पत्तल पूजा पाठ, खान पान और कई सामग्रियों में उपयोग होता है, जिससे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। शहर में है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं जो काफी दूर से पहुंचकर इस साल के पत्ते का जो है प्लेट बना रही है, दोना बना रही है। इसके साथ ही साथ जो है दतवन बेचने के साथ साथ जो है ये पत्ते को भी बेचते नजर आ रही है। हम इन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि आखिर जो है ये पत्तल और दोना को बेचकर कितनी कमा लेती है और इसके पीछे का जो है कितना क्या कुछ मेहनत होता है। बेंदी से कितना मेहनत पड़ता है? बहुत ज्यादा मेहनत पड़ता है, जंगल जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। 7 बजे रात आती हैं तो मेहनत नहीं पड़ती। इतना सुबह पहुंच जाती हैं? सुबह 3 बजे गाड़ी जाता है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं। क्या क्या बेच लेती हैं? क्या क्या बनाती हैं? दोना बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं, पत्ता बांधते हैं। बेच के 11-12 बजे जाते हैं। कैसा बिक्री हो जाता है? कहियो बिक्री होता है, कहियो नहीं होता है, कहियो हुआ पैसा, कहियो नहीं हुआ। मतलब इसी से आप लोगों का घर चल रहा है? कितने परिवार आखिर इस तरीके से जो है आप लोग चला रहे हैं? वही नुनतिया मेहनत करके अपना कोई लेके गुजर चल भी कर रहा है। क्यों छूटते? सूद चीज हुआ, पत्ता सूद चीज होता है, दोना ये सब केमिकल ये सब वगैरह इसका बनता है ना। पत्ता धो करके गुपचुप खिलाते हैं, उसमें कस्टमर भी खुश हो जाता है, खाता है। गाय बिगाता है पत्ता तो गाय भी खा लेती है, इसी से नष्ट भी हो जाता है। हाँ जी। कहा जाता है कि यह जो है पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है और इस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसी साल के पत्ते के माध्यम से लोगों का एक जीविकोपार्जन भी जुड़ा हुआ है। कुछ इससे जो है महिलाएं आमदनी भी अर्जित कर लेती हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।